हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रीटमेंट पीएनटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमित, फाइब्रो स्पेशलिस्ट या न्यूरो साइंटिस्ट आप बोल सकते हैं। कंटिन्यू स्टडी करता जा रहा हूँ और आज का ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, ये बहुत ही स्पेशल रहेगा। इसमें बहुत अच्छा खासा नॉलेज बताऊँगा फाइब्रो के बारे में, जो आपको पता लगना ज़रूरी है, ताकि आप में भी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्यों ये फिज़िकल सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, आपको यदि चैनल यूज़फुल लग रहा है, जानकारी मेरी सारी, तो लाइक कीजिए और कमेंट करिए। यदि आपको कुछ पूछना है तो और शेयर कर सकते हैं आप, ताकि और भी जो फाइब्रो के पेशेंट हैं उनको भी मदद मिल जाए। टाइम पे ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अब फाइब्रो के बारे में बात करते हैं तो आप ये देखिए, स्ट्रेस का हमेशा फिजिकल रिएक्शन आता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। फाइब्रो वही है, जैसे कोई इंटरव्यू देने जाता है या शादी का जब टाइम आ रहा है या स्टेज पे बोलना है, तो उस टाइम पे पेट में या उसके मसल्स टाइट हो जाएंगे, तो वो एक साइकोफिजियोलॉजिक रिएक्शन, उसके साइकोलॉजी कंडीशन की वजह से फिजिकल रिएक्शन आए हैं। और फाइब्रोमाइल्जिया क्या है? नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन, स्ट्रेस का फिजिकल रिएक्शन, और वो भी 24 आवर्स। तो चलो, आज पेन कहाँ कहाँ हो सकता है इसमें, ये स्लाइड देखिए आप। अब इसमें बात करें फाइब्रो में, तो बैक पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, नी पेन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, वर्स्ट पेन हो सकता है, हैंड पेन, फुट, आर्म, लेग, एंकल, पेल्विक, ग्रोइन पेन, ये जगह है जहाँ पे पेन हो सकता है। अगली स्लाइड देखिए। और इसके साथ साथ क्या लक्षण हो सकते हैं न्यूरोप्लास्टिक डिसऑर्डर या फाइब्रोमाइल्जिया की? आपको माइग्रेन हो सकता है, टेंशन, हेडेक हो सकता है, फाइब्रोमाइल्जिया, फटीग रह सकता है, CFS क्रोनिक फटीग सिंड्रोम रह सकता है, नर्व पेन आपको हो सकता है, साइटिका हो सकता है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया ये आपको हो सकता है, CRPS हो सकता है, IBS इरिटेबल बोल सिंड्रोम हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और ड्यूरिंग इंटीमेसी आपको पेन हो जाएगा। तो ये पोस्ट सर्जिकल पेन की सर्जरी हो गई, फिर भी पेन है वो हो रहा है, पेन नहीं मिट रहा है, तो उसके रीज़न है कि स्ट्रेस की वजह से न्यूरल पाथवे एक्टिव हो गए हैं, और न्यूरल पाथवे एक्टिव होने से नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो गए हैं। अब हम आगे बात करें इसमें कि फियर है वो पेन प्रोड्यूस कर सकता है। देखो, प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है, फिजिकल नहीं है, प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है। तो फियर का रोल है, क्योंकि साइकोलॉजिकल है फियर। अब फियर है वो पेन पाथवे को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब एक बात आप समझ लो, पेन स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है फाइब्रोमाइल्जिया के केस में? जितनी बार आप डर रहे हो पेन से, जितनी बार पेन पे ध्यान जा रहा है और उससे डर लग रहा है, उतना ही पेन स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। वो पेन वाले न्यूरल पाथवे, वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर और इकट्ठे होते जा रहे हैं और वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। और जो पेन फ्री न्यूरल पाथवे जो बचपन से बनाया है, वो वेट कर रहा है कि मेरा यूज़ कब होगा, कितने साल हो गए मैं खाली पड़ा हूँ, मेरे को कोई यूज़ ही नहीं कर रहा, तो हमें उसको एक्टिवेट करना है। तो फियर है वो पेन प्रोड्यूस कर सकता है। अब फियर के टाइप क्या क्या हैं आप देख लीजिए। एंगुइश फियर का टाइप है, डिस्पेयर है, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एनोयंस, डिसमे, ये सारी जो चीज़ें हैं ये फियर के पार्ट हैं। यदि ये सब चीज़ें हो रही है तो पेन बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। अब आगे चलते हैं अपन इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरफ लक्षण आते हैं। तो मेंटल सिम्टम्स, एंग्जाइटी हो गई, इरिटेबिलिटी हो गई, फॉरगेटफुलनेस हो गई, बार बार चीज़ें याद नहीं रह रही, लो सेल्फ स्टीम, खुद का कम सम्मान करना, और मोटिवेशन कम हो जाना, और दिमाग की बातों में उलझ जाना, सोशल खुद को हटा लेना, एकदम एक कमरे में बंद कर लेना। और फिजिकल रिएक्शन क्या क्या आते हैं? थकान आना, फटीग आना, लो एनर्जी लेवल, मसल टेंस हो जाना, पेन प्रोड्यूस होना, बार बार सर दर्द होना, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाना, सोने में स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, डाइजेशन में प्रॉब्लम आना, स्किन प्रॉब्लम आना। तो ये स्ट्रेस के इफेक्ट आ सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। पेन कैटास्ट्रोफाइजिंग स्केल जो मैंने बना रखी है कि पेन एकदम कैटास्ट्रोफाइज, एकदम सॉलिड स्ट्रॉन्ग कब बन जाएगा? जब पेशेंट क्या करता है कि ऑल द टाइम वो सोचता है कि ये पेन तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। पेशेंट बैठ गया और सोच रहा है कि मेरा पेन तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं कि इससे छुटकारा कभी नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इससे छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। और आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें पेन को बहुत बढ़ा देती है और इंसान को पूरा नेगेटिव कर देती हैं। तीसरा कि इसके बारे में सोचना भी उसको बहुत भयंकर लगता है कि मैं कभी ठीक भी हो पाऊँगा क्या, और वो एकदम ओवर व्याकुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो ऐसा सोचता है कि मैं अब इसको और नहीं झेल पाऊँगा, टाइम के साथ ये मुझ पे हावी होता जा रहा है, मैं अब इसको और बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। 6 पॉइंट है, यदि मैं डरता हूँ तो मेरा पेन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 7वां है कि आई थिंक ऑफ अदर पेनफुल एक्सपीरियंस, कि मुझे लगता है कि जो बाकी जो पेन के एक्सपीरियंस है वो भी मैं फ़ील करता हूँ। उसको लगता है कि मैं एंग्जाइटी हो रही है मुझे कि इस पेन से मुझे छुटकारा मिल जाए, ऑब्सेस हो रहा हूँ मैं इस पेन को लेके, मुझे दिन रात ही पेन नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इससे कभी, मेरा दिमाग इस पेन से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा दिखता है कि मेरा जो दिमाग है वो इसी में ही उलझा हुआ है, इससे कभी, दर्द से कभी बाहर ही नहीं निकलेगा। आगे चलते हैं।
मैं लगातार ये सोच रहा हूँ कि ये कितना मुझे हर्ट करता है, कितना मुझे तड़पाता है ये। अच्छा, एक चीज़ आप देख लीजिए, पेन आपको हर्ट कर सकता है लेकिन डैमेज नहीं कर सकता। पेन एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये आपको हर्ट कर सकता है, आपको दुख दे सकता है, लेकिन ये आपके बॉडी पार्ट को डैमेज नहीं कर सकता। तो ये सारे हैं कि देर इज़ नथिंग आई कैन डू टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द पेन, कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे मैं इस पेन की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर लूँ, द पेन के लेवल को मैं कम कर लूँ। वो पूरा पेन से भर जाता है वो पेशेंट, और उसको बार बार ऐसे डर लगता है कि मेरे साथ कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, मेरे साथ कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। तो ये सारे पेन कैटास्ट्रोफाइजिंग स्केल है, ये सब पेशेंटों में होता है, तो आप भी इसको देख लीजिए फाइब्रो के पेशेंट में स्पेशली। अब है कि आपकी स्ट्रेस है वो आपके डाइजेशन को कैसे डिस्टर्ब करती हैं। स्ट्रेस की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, डाइजेस्टिव जो ट्रैक है उसमें, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, क्रैम्प आ सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, भूख है वो डिसरेगुलेट हो जाएगी आपकी, क्योंकि जो हार्मोन है वो डिसरेगुलेट हो जाएंगे, तो आपकी जो भूख है वो आपको कम लगेगी या ज़्यादा लगेगी। जो इंक्रीज़ है इंटेस्टिनल, वो लीकी गट हो जाएगा आपका, मतलब आप खाना खाया और डायरिया हो रहा है, सीधा बाथरूम में जा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। और जो आपके न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की जो फूड से जो क्षमता है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जो कि बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उसको भी स्ट्रेस है वो डिस्टर्ब कर देता है। तो ये सारा डाइजेस्टिव ट्रैक आज मैंने बताया फाइब्रो की वजह से, जो डाइजेस्टिव ट्रैक में इतना जगह फाइब्रो है वो परेशान, दिक्कत प्रोड्यूस कर लेता है। अच्छा, ठीक होने के बाद में अगली स्लाइड देखिए आप, जब आपकी बॉडी फाइनली पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाती है, लाइक आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट था सालों से ड्यू टू न्यूरल पाथवे, स्ट्रेस आपने लिया, न्यूरल पाथवे प्रोड्यूस हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब जब मेरी ट्रेनिंग से जब सालों बाद जब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद में बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट में आई है। तो ये एक अच्छा साइन है कि आप ठीक हो गए हो, इससे डरना नहीं है। अब आगे चलते हैं, अनप्रोसेस्ड जो ट्रॉमा है वो आपकी बॉडी में क्या क्या दिक्कत कर सकता है। जैसे किसी के साथ स्ट्रेस का जो ट्रॉमा हो जाता है, तो स्ट्रेस के ट्रॉमा से क्या क्या उसमें वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, थकान हो जाएगा फिजिकली, मेंटली, सब जगह से नींद के इशू आने लग जाएंगे, डाइजेस्टिव गैस्ट्रो के इशू आ जाएंगे, चमड़ी के इशू आ जाएंगे, यूरिन के इशू आ जाएंगे, बहुत टाइप के कैंसर जनरेट हो सकते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, इंडिया में जानते नहीं है लोग, स्ट्रेस की वजह से कैंसर भी हो सकते हैं। स्ट्रेस बहुत पावरफुल चीज़ है, इससे अपन देखते हैं ना बहुत जगह की वाइफ को कैंसर हो गया क्योंकि उसका जो हस्बैंड था उसको पीटता था या उसको बहुत मेंटली टॉर्चर करता था, और उसने अपने इमोशन को सप्रेस कर लिया है, किसी के साथ शेयर नहीं की, वो सहन करती गई, लास्ट में उसको कैंसर हो गया। तो उसका रीज़न यही है कि सप्रेस ऑफ इमोशन, स्ट्रेस। इंडिया में ये भी नहीं पता अभी तक कि स्ट्रेस की वजह से कैंसर भी हो सकता है क्या, लेकिन बिल्कुल ये हो सकता है। मैंने एक पूरी बुक इस पर पढ़ी है। आपको हार्ट के डिजीज़ हो सकते हैं, आपको हेडेक, माइग्रेन हो सकता है, रेस्पिरेटरी जो आपके सांस संबंधी इशू है वो आ सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएंगे, स्ट्रोक आ सकता है, ओबेसिटी हो जाएगी, क्रोनिक बॉडी पेन, वो मेन लक्षण है ही है। आगे की स्लाइड चलते हैं। द पेन पैटर्न ऑफ द माइंड बिकम द पेन एंड पैटर्न ऑफ द बॉडी। आपके जो ब्रेन में पेन का पैटर्न बना हुआ है, वही पेन का पैटर्न आपकी बॉडी में जनरेट हो रहा है एक्चुअली में। तो ये है इसके पीछे की साइंस। अब आगे चलते हैं, हाउ ट्रॉमा मेक्स हाइपर एक्टिव नर्वस सिस्टम। क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट कैसे एक्टिव हो जाता है ट्रॉमा से। यदि हम कंटिन्यू स्ट्रेस लेते हैं, कंटिन्यू डरते हैं या इमोशन को सप्रेस करते हैं, तो उससे क्या होता है देखते जाइए। तो when going through something so overwhelming, distressing psychologically, we want to avoid that again at all cost। जब हमारे साथ कुछ भी साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है तो हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं कि ये किसी भी हाल में अवॉइड हो जाए, किसी भी कॉस्ट पे ये अवॉइड हो जाए, ये दोबारा नहीं हो। उसके वजह से हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में और ज़्यादा स्ट्रेस से डरने लग जाते हैं और ज़्यादा नर्वस सिस्टम पे पेन है वो हावी हो जाता है, और ये साइकिल कंटिन्यू चलती जाती है। आगे चलते हैं कि the prolonged activation can result in a dysregulated nervous system, hormonal dysregulation। The endocrine system is therefore affected, leading to prolonged period of elevated stress hormone। This can keep the cycle going। ये क्या कह रहा है कि कंटिन्यू स्ट्रेस मिलने से नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है, हार्मोन है वो डिसरेगुलेट हो जाते हैं, और जब हम उससे निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, एंग्जाइटी होती है, तो वो साइकिल है, वो लूप है, वो कंटिन्यू बन जाता है, हार्मोनल डिसरेगुलेशन है वो कंटिन्यू हो जाता है। अब आगे चलते हैं कि
द प्रोलॉन्ग एक्टिवेशन कैन रिजल्ट इन ए डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम, अल्टर्ड न्यूरल पाथवे। ये डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम होता क्यों है? क्योंकि अल्टर्ड न्यूरल पाथवे की वजह से नए न्यूरल पाथवे, स्ट्रेस वाले न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? न्यूरल पाथवे इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग फियर इन स्ट्रेस कैन बी रीशेप्ड टू प्रायोरिटाइज डेंजर सिग्नल एंड थ्रेट। नए स्ट्रेस के हार्मोन बन जाते हैं नए शेप में, किसको अटेंड करने के लिए? डेंजर सिग्नल और किसी खतरे को। और ये क्या करते हैं? दिस मेक्स इट हार्ड फॉर द नर्वस सिस्टम टू रिगेन बैलेंस। ये वापस जब ये न्यूरल पाथवे बन जाते हैं तो ये नर्वस सिस्टम को वापस बैलेंस नहीं होने देते, यहाँ आके फंसते हैं। फियर पेन साइकिल यहाँ से डेवलप होती है। आपको समझ में आ रहे हैं फाइब्रो की कहानी पीछे की? धीरे धीरे कंटिन्यू स्ट्रेस मिलने से क्या हुआ? नए स्ट्रेस के न्यूरल पाथवे बने, और उन पाथवे का क्या काम है? वो सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं डेंजर सिग्नल को, जो बॉडी से आ रही है या इमोशनली जो मिल रही है खतरा। अब क्या कर रहे हैं? ये न्यूरल पाथवे वापस नर्वस सिस्टम को नॉर्मल मोड में नहीं आने देते। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेटेड कर देते हैं और उसको बाद में पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव नहीं होने देते। तो हमें न्यूरल पाथवे चेंज करना है। आ रहा है समझ में यहाँ से? दिस एक्टिवेट्स द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रेस्पॉन्स। हमारा क्या हो रहा है? जो न्यूरल पाथवे बन गया तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। अब क्या हो रहा है? जैसे ये एक्टिवेट हुआ तो ब्लड में आपका स्ट्रेस हार्मोन है वो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल वो रिलीज होने स्टार्ट हो गए और कंटिन्यू बॉडी स्ट्रेस में आ गई। जनरली बॉडी रीबैलेंस कर लेती है स्ट्रेस पास होने के बाद में, लेकिन जब न्यूरल पाथवे बन जाते हैं, जब स्ट्रेस है वो ज़्यादा होती है या ब्रेन की लिमिट से, जब जो मेंटल लोड की कैपेसिटी है वो ब्रेन की लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ब्रेन है वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और कंटिन्यू इसी पोजीशन में एक्टिवेटेड रहते हैं और न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। पेन वाले न्यूरल पाथवे, स्ट्रेस वाले न्यूरल पाथवे फाइनली बन जाते हैं। तो यहाँ से समझ में आ रहा है आपको? ये भी समझ में आया कि न्यूरल पाथवे क्यों बने? वो इसलिए बने हैं क्योंकि जब आपने ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है तो उस टाइम में ब्रेन हाइपर एक्टिव हो गया है और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम भी हाइपर एक्टिव हो गया है, तब ये न्यूरल पाथवे बन जाते हैं क्योंकि आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपने मेंटल स्ट्रेस या लोड ले लिया है। द एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच फ्लूड्स द इन ब्लड स्ट्रीम विथ ए कॉकटेल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, ये मैंने आपको बता ही दिया। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स, तब आपके एड्रेनलिन जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कंटिन्यू ब्लड में रिलीज होते जाते हैं। अब क्या होता है कि नेक्स्ट स्लाइड देखिए, व्हेन समथिंग एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसिंग हैपन, एरिया ऑफ द ब्रेन दैट प्रोसेस इमोशन आर एक्टिवेटेड। जब इमोशनली कुछ एक्सट्रीम लेवल पे चेंजेस आते हैं तो ब्रेन का जो इमोशनल पार्ट है एमिगडाला वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो और वो एएनएस और एसीसी को कंटिन्यू एक्टिवेट रखता है, एंटीरियर सिंगुलर कॉर्टेक्स और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को, तो उसकी वजह से सारे फाइब्रो के लक्षण आ जाते हैं। तो आया आपको बहुत कुछ समझ में? आगे चलते हैं। सर्वाइवल मोड, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइब्रो का पेशेंट सर्वाइवल मोड में रहता है एनी टाइम, तो उसको कैसा ये कुछ एग्जांपल है। ए सेंस ऑफ अर्जेंसी, उसको अर्जेंसी रहती है, उसको एनी टाइम ऐसा फील होता है अर्जेंसी का, लाइक कोई अलार्म बज रहे हैं। फीलिंग पैरालाइज्ड और प्रोक्रास्टिनेटिंग, उसको ऐसा लगता है कि बॉडी एकदम गई मेरे हाथ से, एनर्जी नहीं है, वो आउट ऑफ जोन रहता है, फिजिकली कहीं और रहता है, मेंटली कहीं और प्रेजेंट रहता है, स्लीप इश्यू आने लग जाते हैं, थकान आ जाती है, वो इजीली इरिटेट हो जाता है और उससे बहुत सारा गुस्सा आता है, एंग्जाइटी होती है, उसको बहुत सारे इश्यू, डाइजेस्टिव, नेक वाले पेन, शोल्डर टेंशन, ब्रीथिंग इश्यू, ये सारे आ जाते हैं। अब अपन आगे चलते हैं कि हैप्पी हार्मोन, थोड़ा सा जो ब्रेन के हार्मोन है उसके बारे में भी नॉलेज हो जाइए आपको। ये आपके बैलेंस हैं, आपके तो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है ड्यू टू न्यूरल पाथवे, ये तो अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा न्यूरो साइंटिस्ट तो अब बन ही जाइए, फाइब्रो को ठीक करना है तो। डोपामिन क्या करता है? डोपामिन हमारा रिवार्ड केमिकल है, जब हम कुछ चीज़ अचीव कर लेते हैं तो ये रिलीज़ होता है, ये खाने से रिलीज़ होता है, कोई गोल अचीव कर लेते हैं तब होता है, कोई टास्क कंप्लीट करते हैं तब होता है, और सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ हम खुद का ध्यान रखते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है। फिर सेकंड है ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन, जब हम सोशलाइज होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको 1-2 घंटे रोज़ सोशल होना है कम से कम। आपको फिजिकल टच से ये रिलीज़ होता है, लाइक आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तब ये एक्टिवेट होता है, आप पेट्स हैं आपके पास तब, और आप दूसरों की मदद करते हैं तब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। थर्ड है एंडोर्फिन, पेन किलर, ये एक्सरसाइज से रिलीज़ होता है। कहते हैं ना एक्सरसाइज करने से पेन सहने की क्षमता बढ़ती है, ये इसके पीछे की साइंस यही है। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन, पेन किलर रिलीज़ होते हैं। गाने सुनते हैं तब, कोई मूवी देखते हैं, हंसते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं। जब हंसते हैं तो आपको कम पेन फील होगा, जब आप दुख में, एंग्जाइटी में है तो थोड़ा सा पेन भी आपको ज़्यादा फील होगा। समझ में आ रहे हैं? फोर्थ आपका सेरोटोनिन, द मूड स्टेबलाइजर, आप सन में जाते हैं, नेचर में जाते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो सेरोटोनिन है वो रिलीज़ होते हैं। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। Persistent physical symptoms such as pain, fatigue, discomfort can send message of threat and danger to the brain. जब लगातार जो फिजिकल सिम्टम्स है, पेन, थकान और डिस्कम्फर्ट जो फील हो रही है,
ये अपने आप में खतरे के मैसेज है जो ब्रेन को अपन भेजते हैं जब अपन फाइब्रोमाइल्जिया में, जैसे हमें फाइब्रोमाइल्जिया हो रखा है तो हमें थकान है, पेन हो रहा है, हमें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो हम कॉन्शियस पार्ट में क्या भेज रहे हैं कि यार कुछ तो बॉडी में खतरा है, यार कुछ तो बॉडी में खतरा है। अब ये क्या हो रहा है, इफ़ द कॉन्शियस माइंड इज ऑल्सो परसीव दीज एक्सपीरियंस, मतलब जो कॉन्शियस ब्रेन है हमारा उसको भी ये एक्सपीरियंस फील होता है कि खतरा है, तो वो क्या करता है, दिस कैन क्रिएट अ 2-वे लूप ऑफ डेंजर सिग्नल, तो बस कंटिन्यू डेंजर सिग्नल का लूप एक्टिवेट हो जाता है। बॉडी डिस्कम्फर्ट में आ गई और डिस्कम्फर्ट से वापस ACC ANS हाइपर एक्टिव हो गए, फिर वापस डिस्कम्फर्ट बढ़ गया और ये साइकिल कंटिन्यू चलती जाती है। आज बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब क्या होता है, इस कंडीशन में थॉट्स आ सकते हैं कि यार ये तो कभी मेरा पीछे नहीं छोड़ेगा, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पता है ना, ये ध्यान रखना, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस के फिजिकल लक्षण है ये तो क्या क्या थॉट्स आते हैं कि ये तो कभी नहीं जाएगा, दिस माइट नेवर गो, मैं इसको और नहीं झेल सकता, आई कांट कोप, आई हैव ए पुश थ्रू, मुझे इससे गुजरना ही पड़ेगा, आई एम यूजलेस लाइक दिस, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, आई हैव नो कंट्रोल, मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, ऑल वेरी थ्रेटनिंग। अब ये सब एक डेंजर के मैसेज हैं जो आपके कॉन्शियस पार्ट में जा रहे हैं कि हाँ बॉडी में कुछ खतरा है और वो और ज़्यादा ACC ANS को एक्टिवेट कर रहे हैं। दिस लाइकली कॉरस्पॉन्ड टू लॉट ऑफ एक्टिविटी इन द थ्रेट एंड इमोशनल प्रोसेसिंग एरिया ऑफ द ब्रेन। आगे समझ में, एक्टिवेशन ऑफ दीज एरिया कैन कीप आवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विजिलेंट। अब क्या रहे, इन थॉट्स से मैंने अपने पहले सेशन में बताया था, थॉट्स भी लिंक है और इमोशन भी लिंक है, तो ये थॉट्स आ रहे हैं तो फाइट और फ्लाइट कंटिन्यू एक्टिव रहेगा। आगे चलते हैं। कंटिन्यू रिपीटिशन एक्टिवेटेड ऑफ द सिस्टम contributes the ongoing nervous system dysregulate. This can play out in different ways in different people. Common physical experience include stress response, hypervigilance, threat focus, change in the way organs function. These changes can maintain a sense of threat and keep dysregulating on top of this, when experiencing such changes we likely to change our behavior which further feed the cycle. अब क्या होता है कि ये कह रहा है कि जब कंटिन्यू इंसान फिजिकल लक्षणों में रहता है तो वो अपना बिहेवियर भी चेंज कर लेता है कि वो पेन से डरने लग जाता है या वो एक्टिविटी अवॉइड करता है जिससे पेन हो, जिससे खाने से डिस्कम्फर्ट हो, या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे वो डिस्कम्फर्ट फील करे, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे वो डिस्कम्फर्ट फील करे वो सब अवॉइड करने लग जाता है। तो इससे नया बिहेवियर पैदा हो जाता है और वो और ज़्यादा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो मैं अपने सेशन में, जब आप सेशन लेंगे ब्रेन ट्रेनिंग के, तो उसमें बता दूंगा कि ब्लॉकेज क्या क्या है रिकवरी में, ये कुछ टाइप है ब्लॉकेज के, आज आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत खास सेशन है, इसमें आपको आज बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। तो बेसिक वापस थोड़ा सा समरी डाल देता हूँ। कंटिन्यू स्ट्रेस मिला, कंटिन्यू ब्रेन को डराया, इमोशन सप्रेस किए, अब ब्रेन की जो स्ट्रेस सहने की क्षमता है उससे ज़्यादा स्ट्रेस या लोड चला गया। अब क्या हो गया कि ब्रेन हाइपर एक्टिव, नर्वस सिस्टम और ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाएगा। वो हाइपर एक्टिव होगा तो न्यूरल पाथवे डेवलप हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और ये कंटिन्यू एक्टिव रहेगा तो क्या होगा, न्यूरल पाथवे डेवलप हो जाएगा। पेन वाला, स्ट्रेस वाला, थ्रेट, डेंजर परसीव करने वाला न्यूरल पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि नॉर्मल इंसान में नहीं होता, लेकिन फाइब्रो के इंसान में वो होता है। अब वो डेवलप हो गया। अब क्या हो रहा है कि वो डेवलप होने के बाद में उसको स्ट्रॉन्ग कौन बना रहा है, हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कैसे हो रहा है, जितनी बार पेन फील कर रहे हैं या डिस्कम्फर्ट पेट वाला या कहीं भी फ्रस्ट्रेट एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, उतना ही कॉन्शियस दिमाग परेशान हो रहा है। कॉन्शियस दिमाग जितना परेशान हो रहा है उतना ही वो जो न्यूरल पाथवे हैं वो फर्दर स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। जितने वो डेंजर फील कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं उतना ही क्या होगा, फाइट और फ्लाइट फिर से वो बढ़ा देंगे, ACC ANS को फिर से वो बढ़ा देंगे। जितना ACC ANS बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, लक्षण और ज़्यादा तेज हो जाएंगे, पेन और ज़्यादा तेज हो जाएगा, या जो भी लक्षण है डाइजेस्टिव, यूरिन, जो भी लक्षण है, स्किन डिजीज, माइग्रेन, हेडेक, नींद का, वो और ज़्यादा सीवियर हो जाएंगे और ये लूप चलता जाता है। आ रहा है समझ में? तो समरी ये है बेसिकली फाइब्रोमाइल्जिया की, और कंटिन्यू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, ब्रेन ट्रेनिंग से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है। रिकवरी में ब्लॉकेज क्या क्या है सेशन में बता दूंगा। 3/10, 6/10 में ट्रेनिंग चलेगी, 9/10, 10/10 में कुछ सेशन लेने के बाद में बता दूंगा कि उनमें क्या करना है। अदरवाइज उसमें अवॉइडेंस बिहेवियर रखना है कि ध्यान दूसरी तरफ। तो आज के सेशन से मुझे लग रहा है आप लोगों को फाइब्रो के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो गया। फाइब्रो क्या होता है, सर्वाइवल मोड में मैं क्यों हूँ, मुझे एंग्जाइटी क्यों हो रही है, थकान क्यों है, पेन क्यों हो रहा है, इतने सारे लक्षण क्यों हैं और ये कंटिन्यू बने हुए हैं, ठीक क्यों नहीं हो रही है, मेरी बॉडी की जांचें नॉर्मल क्यों आ रही है। आज बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो कैसा रहा आज का सेशन, मुझे कमेंट में बताना। इस सेशन में कमेंट ज़रूर करना कि आपको लगा कैसे, ये इसकी जो नॉलेज है वो आपको कैसे लगी, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। तो बहुत अच्छा रहा आज का सेशन और अगले वीडियो में और भी जानकारी लेके आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही।